फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स टाइम। तो आज हम करेंगे +1 का टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसे हमें डिराइव करना है। बट उससे पहले हमें स्प्रिंग का थोड़ा सा क्या करना होगा, स्पेसिफिकेशंस पढ़नी होंगी, थोड़ा सा देखना होगा स्प्रिंग होता क्या है कैसे नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अभी तक अपनी लाइफ में दो टाइप के स्प्रिंग्स देखे होंगे। एक तो नॉर्मल स्प्रिंग जो घर पे बच्चे खेलते भी हैं, इस टाइप का होता है वो, उसे बोलते हैं हेलिकल स्प्रिंग। एक होता है हमारा स्पाइरल स्प्रिंग, किसी भी वायर को इस तरह मोड़ दो, ये शेप होती है उसकी स्पाइरल स्प्रिंग की। अच्छा, आपको पता ही होगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पार्टिकल बॉडी की वो एनर्जी होती है जो उसकी स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन की वजह से उसमें होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन की वजह से होती है, वैसे पोटेंशियल एनर्जी स्टेट, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। तो हमारा जो स्प्रिंग होता है, इस पूरे टॉपिक में हम हेलिकल स्प्रिंग की बात करेंगे, स्पाइरल स्प्रिंग की बात नहीं करेंगे। तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी है स्प्रिंग की, वो क्या होती है, जो उसकी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है। अगर हम स्प्रिंग को खींच रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, या स्प्रिंग को दबा रहे हैं यानी कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग, उसकी वजह से उसके अंदर वो क्यों होता है, हम उस पर कुछ वर्क करवा रहे हैं या कर रहे हैं। जहाँ भी वर्क की बात होगी वहाँ पर हमारी एनर्जी की बात हो जाएगी। तो दैट मीन्स वो एनर्जी जो उसकी उस स्टेट के साथ थी, उसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। वही हमें निकालनी है। बट उससे पहले हम निकालेंगे उसकी रीस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग की। स्प्रिंग की रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, किसी स्प्रिंग को अगर आप खींचो, एक्सपैंड करो और उसे छोड़ दो तो वो वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है। या उसे दबाओ, अगर आप स्प्रिंग को दबा दोगे, कॉम्प्रेस कर दोगे, तो वो क्या होगा, उसे छोड़ दो, आप फिर से रिलीज करो, वो वापस अपनी पोजीशन पे फिर से आ जाएगा। अब एक फोर्स होती है जो उसे वापस उसी जगह रीस्टोर करवाएगी। रीस्टोर का मतलब वापस उस जगह पर लेकर आएगी। उस फोर्स का नाम क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स। When the spring is compressed and elongated, it tends to recover to its original position on account of elasticity. That जो स्प्रिंग है, मैंने वही बात बोली, कॉम्प्रेस करो या एक्सपैंड करो, उसमें जब उसे रिलीज करोगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आएगा। ठीक है, जैसे कि इसको एक्सपैंड करो तो ये बहुत दूर जाएगा, लेकिन वापस यही ए पे आ जाएगा। ठीक है, जो फोर्स ये काम करती है उसे वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाती है, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। ये जो स्प्रिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होती है, ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेच के या कॉम्प्रेस के। यानी कि आपने कितने डिस्टेंस तक उसे स्ट्रेच या कॉम्प्रेस किया, इसे एक्स बोलते हैं। दैट मीन्स -F प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब आप सोच रहे हो फोर्स को माइनस में क्यों लिया, क्योंकि जो भी हमने काम करवाया है उसको ये रिवर्स करवा देती है, यानी कि हमारे वर्क डन के नेगेटिवली काम करती है ये। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, ये माइनस में आएगी। इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम के यूज करेंगे। दैट मीन्स F इज इक्वल टू -KX। ये के क्या होता है, के एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। ठीक है, और के की यूनिट क्या होगी, अगर हम इस फॉर्मूला से चेक करें, न्यूटन पर मीटर या फिर डायन पर सेंटीमीटर। यहीं से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1L1T-2 और लेंथ का होता है L। तो यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट का आ जाएगा m1L0T-2। अब आपको पता है दैट F इज प्रोपोर्शनल टू x, तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच या कॉम्प्रेस होगा उतनी ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी, और उसको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी कुछ स्पेशल पॉइंट्स, अगर हम जितना बड़ा हमारा k होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, उतना ही हमारा स्ट्रेच कम होता जाएगा। ठीक है, जितना k बड़ा होगा, देखो F इज इक्वल टू KX, जितनी k की वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी x की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि अगर k बड़ा है तो हम स्प्रिंग को बोलेंगे स्टिफर, कि वो दब नहीं रहा बिल्कुल भी। अगर k छोटा है तो हमारा स्प्रिंग सॉफ्ट होगा,
सॉफ्ट का मतलब उसे इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है। के किस किस पे डिपेंड करता है? के डिपेंड करता है एक तो लेंथ पे, स्प्रिंग की लेंथ कितनी ज़्यादा है, देन स्प्रिंग का रेडियस, इस रेडियस पे भी डिपेंड करेगा कि कौन बड़ा है रेडियस में, ये रेडियस या डायमीटर पे। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, कि उसका नेचर क्या है, किस चीज़ का मटेरियल का बना है, आयरन का बना है, स्टील का है, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, किस चीज़ से बना है, उस चीज़ पे भी उसका के की वैल्यू डिपेंड करेगी। नाउ के और एल के बीच में जो रिलेशन है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए बीच में रख दिया ये। जो जितना ज़्यादा हमारा एल बढ़ता रहेगा उतना के कम होता रहेगा। ठीक है। जितनी ज़्यादा स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती रहेगी उतना हमारा स्प्रिंग सॉफ्ट होता चला जाएगा। नाउ अब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। अगर सपोज मैं कोई स्प्रिंग है मेरे पास ये, अगर मैं इसे थोड़ा सा खींच दूं एट एक्स लेंथ डी एक्स, तो मुझे इस पर कितना वर्क डन करना पड़ा, एफ डी एक्स, small work done on a spring on increasing its length by dx, तो एफ डी एक्स माइनस एफ डी एक्स, फोर्स के अपोजिट लगाना पड़ रहा है तो माइनस एफ डी एक्स। नाउ एफ की वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू क्या थी, माइनस के एक्स, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स डी एक्स। अब अगर मुझे फोर्स टोटल निकालना है, उस पर वर्क डन कितना किया, अगर मैंने उसे एक्स तक स्ट्रेच किया, पहले कितना था उसमें स्ट्रेच 0, फिर मैंने कितना कर दिया dx, फिर कितना कर दिया x, 0 से x तक गए, और जहाँ मुझे dx का पता है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू x, ये w आ गया, ये इंटीग्रेशन कर दिया 0 से x तक, के एक्स डी एक्स, के कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, x डी एक्स का कैसे करा, x की पावर कितनी है 1, तो यहाँ क्या आएगा x की पावर 1 प्लस 1 बाय पावर प्लस 1, ये क्या आ गया एक्स स्क्वेयर बाय 2, और जो हमारी लिमिट्स आ गई 0 टू x, इन्हें पुट कर देंगे लिमिट्स को, तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वेयर। नाउ जो ये वर्क डन है ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है वो होती है हाफ के एक्स स्क्वेयर, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो होती है माइनस के एक्स। नाउ अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करवाऊँ तो वो कैसे होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, कैसे, ये एक्सपेंशन वाली साइड है और ये कॉम्प्रेशन वाली, जितना कॉम्प्रेशन बढ़ता जाएगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, जितना एक्सपेंशन बढ़ेगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, दोनों साइड में। ठीक है। नाउ कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अब मैंने बोला वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स इज पॉजिटिव, अगर हम किसी वर्क डन करवाएंगे स्प्रिंग के ऊपर जो पुल कर रही है स्प्रिंग को, तो वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो हमारे स्प्रिंग फोर्स को क्या कर लेगी, ओवरकम कर देगी। अगर वर्क डन हमारी स्प्रिंग फोर्स करवाएगी खुद तो वो नेगेटिव होगी। नाउ जो स्प्रिंग फोर्स है वो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर उसको साइक्लिक प्रोसेस करवाएं कि उतना खींचा और फिर वापस आ गई, तो उसमें क्या होता है, वर्क डन क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। ऐसे फोर्सेस जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें, ऐसे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स है या रीस्टोरिंग फोर्स है वो क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ थर्ड पॉइंट, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में ग्राफ प्लॉट करूँ फॉर दी स्प्रिंग, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा क्यों, एज यू नो कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होती है, टोटल एनर्जी। ठीक है। तो टोटल एनर्जी के लिए ऊपर ये ग्राफ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मानो यहाँ टोटल एनर्जी 5 है, तो इस पॉइंट पे देखो जहाँ ये कट हो रहे हैं दोनों ही 2.5 रहेंगे, पोटेंशियल भी काइनेटिक भी। नाउ अगर मैं यहाँ की बात करूँ तब भी इनका टोटल करूँ, किसी भी पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का टोटल करूँ वो हमेशा क्या आएंगे,
सेम आएंगे, विच इज़ इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग या बॉडी। ओके, तो यहीं तक था हमारा स्प्रिंग का टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें कोलिजन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।